क्या खाक डॉक्टर हो आप, जो किसी जहर का नाम नहीं जानते। ऑपरेशन करते वक्त डाल देते कोई जहर मेरे अंदर, उधर ही शहीद हो जाता मैं। कम से कम इस हालत में खुद को तो ना पाता। जालंधर आर्मी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स अपने अपने बेड छोड़कर उस कमरे के पास जाकर खड़े हो गए थे, जिसके अंदर 2 नर्स और 2 वार्ड बॉय मिलकर एक पेशेंट को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। शर्मिंदगी में सर झुकाए खड़े डॉक्टर ने धीमी आवाज में उस पेशेंट से कहा, पेशेंट की जान बचाना मेरा धर्म है मेजर सूर्या, उनकी जान लेना नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर मेजर सूर्या चिल्ला उठे, और मेरा धर्म और कर्तव्य है सिर्फ देश की रक्षा करना। जब से होश संभाला, इन आंखों ने सिर्फ एक ही सपना देखा है कि अपने दोनों हाथों में राइफल लिए देश की सरहद पर दुश्मनों से लड़ूं। पर आपने तो मेरा एक हाथ ही मुझसे छीन लिया। मायूसी भरी आवाज में डॉक्टर ने कहा, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था मेजर सूर्या। दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ में आपके बाएं हाथ में कई गोलियां लग चुकी थी, इसीलिए हमें आपका एक हाथ काटना पड़ा। डॉक्टर की बातों से सूर्या को बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई, वो बस तिलमिला रहा था। नर्स और वार्ड बॉय ने भी उसे काबू में करने की कोशिश छोड़ दी थी। पेशेंट के कमरे के अंदर बाहर खड़े सभी लोग बस चुपचाप उस अजीब शख्स को देख रहे थे, जिसे जिंदा रहने की ना तो खुशी थी और ना ही हाथ कटने का गम। वो तो सिर्फ इसी गम में लिप्त था कि उसे सेना में वापस भर्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन तभी कमरे के बाहर से एक गंभीर आवाज सूर्या के कानों पर पड़ती है। रोने बिलखने जैसी बच्चों वाली हरकतें इंडियन आर्मी के मेजर को शोभा नहीं देती। उस रौबदार आवाज के कानों में पड़ते ही सूर्या एक पल में शांत हो गया। उसी वक्त ब्रिगेडियर सिंह को अपने कमरे में आते हुए देखकर सूर्या ने कहा, रोऊं नहीं तो क्या करूं सर, देश की सेवा ना करने से अच्छा मेरा मर जाना है। देश की सेवा हाथों में बंदूक पकड़ के ही नहीं होती सूर्या। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेना में तो नहीं है, पर चुपचाप हर दिन देश की सेवा कर रहे हैं। सूर्या से बात करते वक्त ब्रिगेडियर सिंह ने अपने एक हाथ से इशारा किया, जिसे देखकर डॉक्टर और नर्स तुरंत उस कमरे से निकल गए। कमरा खाली होते ही ब्रिगेडियर सिंह सूर्या के करीब गए और धीमी आवाज में उससे कहा, ऐसा ही एक मौका तुम्हारे पास मैं लेकर आया हूं। गोरखपुर में नेपाल बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर कप्तानगंज पड़ता है। कप्तानगंज में एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी है, जिसमें एक सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, जहां एक ईमानदार पब्लिक सर्वेंट की जरूरत है। हैरान होकर सूर्या ने तेज आवाज में कहा, ये क्या कह रहे हो सर आप? मैं दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला फौजी हूं। चेयर पर बैठकर मैं सेक्रेटरी का काम कैसे करूंगा? ब्रिगेडियर सिंह ने सर हिलाते हुए कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का मौका वहां भी मिलेगा सूर्या, पर इस बार दुश्मन घर के अंदर बैठा है। कहो सूर्या, करना चाहोगे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक? ब्रिगेडियर की बात सुनकर सूर्या एक गहरी सोच में चला गया। सूर्या के गंभीर चेहरे को देखते हुए ब्रिगेडियर सिंह ने कहा, वैसे तो सरकारी खाते से हर साल करोड़ों रुपए उस छोटे शहर को जाते हैं, पर पता नहीं म्युनिसिपैलिटी में आते ही वो पैसे कहां गायब हो जाते हैं। कप्तानगंज के लोग अपनी जिंदगी काफी गरीबी में जी रहे हैं। कहो सूर्या, दे पाओगे उन लोगों को अच्छी जिंदगी? पर हाँ, ये काम उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कप्तानगंज में कोई और भी है, यानी कि रवि जिंदल, जो दीमक बनकर उस शहर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। रवि जिंदल, वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट? सूर्या ने चौंक कर कहा। ब्रिगेडियर सिंह ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, 2 साल पहले रवि जिंदल ने कप्तानगंज के बाहर एक पावर प्लांट डाला था। तभी से वो वहां अपना डेरा डाले बैठा है। हमारे पास खबर है कि पुलिस से लेकर म्युनिसिपैलिटी के सभी लोग उसके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। आज की तारीख में कप्तानगंज में जिंदल की इजाजत के बिना
पत्ता भी नहीं हिलता। इससे पहले कि सूर्या ब्रिगेडियर सिंह से आगे कुछ कह पाता, तभी सूर्या का ध्यान कमरे में अचानक आई मीठी सुगंध की तरफ आकर्षित हुआ। जैसे ही सूर्या ने दरवाजे की तरफ देखा, उसे अपनी होने वाली मंगेतर मृणाल दिखाई दी। मृणाल के कमर तक आ रहे लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मृणाल को रूम के बाहर खड़ा देखकर ब्रिगेडियर सिंह अपनी जगह से उठे और सूर्या से कहा, सोच समझकर फैसला लेना सूर्या, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ब्रिगेडियर सिंह के जाते ही मृणाल कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपने हाथ में थामे हुए फूल को सूर्या के बाएं ओर रखे मेज पर सजा दिया। मृणाल को देख सूर्या ने कहा, मेरे रॉन्ग साइड खड़ी हो तुम मृणाल, इस साइड से मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, प्लीज मेरे राइट साइड आ जाओ। रॉन्ग साइड पर तो तुम हमेशा से ही थे सूर्या, जंग की साइड पर, बुलेट की साइड पर। तुमने मेरे या अपने बारे में कभी नहीं सोचा। शुक्र है आज तुम्हारी बॉडी तिरंगे में लिपटी हुई नहीं आई। मृणाल की बात सुन सूर्या के सीने में जैसे चुभन सी हुई। सूर्या ने तुरंत मृणाल से कहा, अगर मैं तिरंगे में लिपटे हुए आता तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता। खैर छोड़ो, अब तो जंग से, बुलेट से पूरी जिंदगी दूर ही बीतेगी। शादी के बाद तुम जो काम कहोगी वो काम मैं करूंगा। सूर्या की बात सुनकर मृणाल ने झल्लाते हुए कहा, मेरी शादी की तस्वीर देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पता नहीं मृणाल चौधरी की क्या मजबूरी थी जो उसने एक अपाहिज से शादी की। नहीं सूर्या, मैं यहाँ शादी का प्लान बनाने नहीं बल्कि कैंसिल करने आई हूँ। पापा ने मेरा रिश्ता बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रवि जिंदल के खानदान में तय कर दिया है। बस यही मैं तुमसे कहने आई हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। सूर्या मृणाल की बात सुनकर शॉक में था और मृणाल बिना मुड़े वहां से चली गई। रात के 2 बज रहे थे। ब्रिगेडियर का फोन बज रहा था। फोन उठाते ही ब्रिगेडियर के कानों में सूर्या की आवाज सुनाई पड़ी। सर, मैंने आपको यह बताने के लिए कॉल किया है कि मैं रवि जिंदल से लोहा लेने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है कि जब जब अन्याय और भ्रष्टाचार की तूती बोलेगी तब तब मेरी बंदूक चलेगी और उसे चलाने से मुझे कोई सरकारी नियम कानून रोक नहीं सकता। ब्रिगेडियर से अपनी बात कहकर सूर्या ने फोन रख दिया। 1 हफ्ता बीत चुका था। कप्तानगंज में मूसलाधार बारिश हो रही थी। म्यूनिसिपैलिटी की छत से बारिश का पानी हर जगह से रिसकर अंदर फैल चुका था। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस की चेयर पर बैठे सूर्या ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, ऑफिस का ये हाल है तो शहर का तो क्या ही होगा। 1 महीने पहले ये 8 लाख ग्रांट हुए थे इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। ये पैसे किधर गए बताओ मुझे। सूर्या के सामने खड़ी 22 साल की लड़की ने कहा, सर वो चेयरमैन राजन सर के कहने पर वो पैसे जिंदल ग्रुप के पावर प्लांट सेटअप की मदद के लिए दे दिए गए थे। सूर्या ने तंज भरी टोन में कहा, वाह, 500 करोड़ की कंपनी को 8 लाख नहीं मिलते तो वो पावर प्लांट शायद सेटअप ही नहीं होता, है ना? तभी पीछे से चेयरमैन राजन की आवाज सूर्या के कानों पर पड़ती है, जो चीज अपने समझ के परे हो उसके बारे में बात नहीं करते सेक्रेटरी साहब। जिंदल ग्रुप को पैसा जाएगा तो वो जल्द से जल्द पावर प्लांट खड़ा करेंगे। पावर प्लांट खड़ा होगा तो टैक्स आएगा, इतना टैक्स आएगा कि सारे उत्तर प्रदेश की समस्या एक ही पल में हल हो जाएगी। अपनी आंखें छोटी करते हुए सूर्या ने राजन से कहा, उन पैसों को जनता की भलाई के लिए लगाना था, ना कि पावर प्लांट पर। आपको पता है ना चेयरमैन साहब, पैसा कहां खर्च होना है इसका पूरा डिसीजन मेरा है। अपनी आंखों में रोश लिए राजन सूर्या को देख ही रहा था कि तभी सभी का ध्यान बाहर से आ रहे शोर पर गया। उसी वक्त मुस्कुराकर राजन ने सूर्या से कहा, किस जनता की भलाई की बात कर रहे थे तुम?
वही जनता जो जानवरों की तरह इस ऑफिस को तोड़ने यहाँ आ रही है। तभी सूर्या मुड़कर खिड़की की ओर गया और जैसे ही उसने बाहर का नजारा देखा, वो दंग रह गया। बाहर बारिश में कम से कम 100 लोग हंगामा मचा रहे थे। गौर से देखने पर सूर्या को उनके हाथों में छुरी लाठी जैसे हथियार दिखाई दिए। सूर्या बाहर उन उपद्रवियों को देख ही रहा था कि तभी पीछे से वो लड़की जोर से चिल्लाई, सर हट जाइए। अगले ही पल सूर्या ने देखा कि गुस्साई भीड़ ऑफिस के कांच की खिड़की पर पत्थर बरसा रही थी। उस लड़की ने सूर्या को हाथ से पकड़कर टेबल के नीचे खींच लिया। टेबल के नीचे पहले से ही राजन और ऑफिस के 2 लोग डर कर छुपे बैठे थे। बाहर से चिल्लाने की आवाज हर पल तेज होती जा रही थी। जिज्ञासा भरी आवाज में सूर्या ने उस लड़की से पूछा, कौन है ये लोग और ये इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? डरते हुए राजन ने कहा, जानवर हैं जानवर। इन भूखे नंगे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए हमारे ऑफिस को लूटने आए हैं। इनसे बात करनी होगी वरना ये लोग रुकेंगे नहीं। फुसफुसाते हुए सूर्या ने जवाब दिया। अपनी जगह से उठकर सूर्या ऑफिस से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा। सूर्या को गुस्साई भीड़ की तरफ जाता हुआ देखकर ऑफिस में मौजूद हर कोई हैरान था। ऑफिस के अंदर से सिर्फ एक शख्स को बाहर निकलता देख गुस्साई भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सूर्या ने भीड़ से चिल्लाकर पूछा, पत्थर क्यों मारा ऑफिस पर? जवाब दो। अगले ही पल उस भीड़ से एक पत्थर किसी ने फेंकते हुए कहा, ये लो जवाब। ऐसे तो वो पत्थर सूर्या के ऊपर फेंका गया था, पर गलती से वो पत्थर म्युनिसिपल ऑफिस के सामने खड़े बूढ़े आदमी की ओर चला गया। उस पत्थर को बुजुर्ग की ओर जाता हुआ देखकर सूर्या बिजली की तेजी से हरकत में आया और उस पत्थर को हवा में ही पकड़ लिया। सूर्या के ग्रेनेड फेंकने वाले हाथ ने कोई गड़बड़ नहीं की। वो पत्थर तेजी से उन्हीं लोगों के बीच में जाकर गिरा। गुस्साई भीड़ में से एक शख्स ने चिल्लाकर कहा, लगता है यहाँ नया है, अभी इसको सबक सिखाते हैं। म्युनिसिपल ऑफिस के अंदर से बाहर बारिश में धुंधले नजारे ठीक से नहीं दिख रहे थे। उन 100 लोगों के लिए सूर्या ऑफिस के बीच दीवार बनकर खड़ा था। ऑफिस के अंदर जाने की सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। सूर्या की किक खाकर लोग दूर जा गिरते तो मुक्का खाकर जमीन पर धराशायी होकर गिर जाते। म्युनिसिपल ऑफिस में छुपे हुए कर्मचारी बाहर के लोगों को खिड़की से बस उछलते हुए देख रहे थे। बाहर के नजारे को देख वो लड़की चिल्लाकर बोल उठी, ये एक आदमी तो 100 लोगों पर भारी पड़ रहा है, ये इंसान है या बीस्ट? सूर्या उन उपद्रवियों को पीट रहा था। तभी जमीन पर पड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने सूर्या का पैर पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, बस करो, गलती हो गई हमसे। क्या करे, कोई हमारी बात नहीं सुनता, इसीलिए गुस्से के मारे ये सब करते हैं हम। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सूर्या उसे अपना हाथ देकर जमीन से उठाता है और उसका कंधा झटकते हुए बोलता है, अब आप लोगों की बात हर कोई सुनेगा। चलिए अंदर चलकर चाय पीते हुए बात करते हैं। सूर्या की बात सुनकर भीड़ में से एक शख्स ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर बात करनी ही थी तो पहले ही बोल देता, इतना मारा क्यों? समझाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पहले मारता हूं, फिर समझाता हूं। वैसे आप लोगों का प्रॉब्लम है क्या? वो बूढ़ा आदमी बोल उठा, रवि जिंदल। कप्तानगंज के हर समस्या का नाम है रवि जिंदल। कौन है ये रवि जिंदल? कैसे परेशान कर रहा है ये लोगों को? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट FM। म्युनिसिपल ऑफिस में चाय पीते हुए बूढ़े आदमी ने सूर्या को डिटेल में बात बताते हुए कहा, 3 साल पहले जिंदल ग्रुप ने हमारे लोगों से पावर प्लांट लगाने की बात ये कहकर की थी कि खेती बाड़ी जमीन के बदले वो हमें खूब सारा पैसा देंगे। चेयरमैन राजन साहब ने खुद खड़े होकर ये डील करवाई थी।
पर आज तक हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। लोगों की बात सुनकर सूर्या अपने कुर्सी से उठा और पास वाले कमरे में जाकर चेयरमैन से पूछा, राजन साहब, ये लोग अपनी जमीनों के बारे में पूछ रहे हैं। इन लोगों को इनके हक का पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला? राजन झल्लाते हुए बाहर आया और लोगों को देखकर बोला, ये जानवर जैसे इंसान मेरे ऑफिस में आकर हमारी चाय पीकर मुझसे ही सवाल पूछेंगे और राजन दामोदर नायक उनको जवाब देगा। पब्लिक सर्वेंट हो आप, पब्लिक के सवालों का जवाब तो देना होगा। कहो, कहां गए इन लोगों के पैसे? सूर्या ने गंभीर होकर कहा। राजन ने गुस्से से सूर्या को देखते हुए कहा, पैसे तो पावर प्लांट में लग गया और जब पावर प्लांट शुरू होगा तब जाकर इन्हें पैसे मिलेंगे। पावर प्लांट शुरू होगा नहीं, पैसा इन लोगों को मिलेगा नहीं, बस पावर पंच खाकर ही जिंदल देगा इन लोगों को इनका हक। सूर्या ने मुस्कुरा कर कहा और फिर लोगों की तरफ देखते हुए बोला, चलते हैं उस जिंदल के पास और निकालते हैं उससे अपने पैसे। सूर्या की बात सुनकर शहर के लोग सहम गए। तभी उस बूढ़े ने खौफ खाते हुए कहा, बेटा, जिंदल के ऑफिस के आसपास उसके लोग बंदूक लिए हर वक्त खड़े हुए होते हैं। कोई उधर जाने की हिम्मत ही नहीं करता, लेकिन तुम हमारे साथ हो तो हम कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हैं। उस बूढ़े की बात सुनकर सूर्या ने अपनी गन निकालते हुए कहा, बंदूक सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है चाचा, आज देख लेते हैं किसकी गन में कितना बारूद है। राजन बस अपने दांत पीसते हुए सूर्या को लोगों के साथ जाते हुए देख रहा था और उसके हाथ में गन देखकर राजन भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा म्युनिसिपल सेक्रेटरी किसी ने आज तक नहीं देखा था। सूर्या के निकलते ही राजन जल्दबाजी में किसी को कॉल लगाने लगता है। गरीब शहर कप्तानगंज के बाहर जिंदल प्लांट का बड़ा सा टावर शहर पर जैसे कुंडली मारे सांप की तरह फन फैलाए खड़ा था। सूर्या शहर वालों के साथ जिंदल के प्लांट पहुंच चुका था। तभी सूर्या ने देखा कि करीब 8 से 9 गार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लिए पोजीशन साधे हुए खड़े थे। उन गार्ड्स को देखकर भी सूर्या बेखौफ होकर आगे की ओर बढ़ रहा था। बुदबुदाते हुए सूर्या ने अपने आप से कहा, वाह, लगता है जिंदल को अपने वफादार सिपाही से हमारे बारे में पहले ही खबर मिल चुकी है। तभी गेट गार्ड ने चिल्लाते हुए लोगों को चेतावनी दी, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई भी कदम रखोगे तो गोलियों से छल्ली कर दिए जाओगे। ये एक हाथ वाला लूला तुम लोगों को क्या ही बचाएगा, चले जाओ वापस। सूर्या ने हंसते हुए गार्ड से कहा, पता है 2 साल पहले ऐसे ही सीन हुआ था जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करने बॉर्डर के उस पार घुस गए थे। मेरी एक प्रॉब्लम है यार, देश का नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। देश की दीवानगी में मैं बिना सोचे समझे दुश्मन के बंकर में घुस गया। उन लोगों के पास भी ऐसे ही बढ़िया राइफल्स थे और मेरे हाथ में थी सिर्फ एक गन। गार्ड्स और कप्तानगंज के लोग शांत होकर सूर्या की बात सुन रहे थे। सूर्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दुश्मन के हाथों में एडवांस गन्स देखकर मैंने उन लोगों से कहा, देखते हैं आज किसका देश प्रेम जीतता है। और तभी 1 मिनट के अंदर ही वो सभी लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। अपनी बात कहते हुए सूर्या गेट गार्ड के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उससे फुसफुसाकर कहा, वो क्या है ना, तुम्हारी गन अनलॉक होने से पहले ही मेरी गोली तुम लोगों की खोपड़ी पार कर जाएगी, देखना चाहते हो? तुरंत ही सूर्या ने अपनी गन निकाली और गार्ड्स पर चलाने के लिए तान दी। चमक कर सारे गार्ड्स नीचे जमीन पर लेट गए। कुछ पल बाद जैसे ही एक गार्ड ने अपनी नजरें ऊपर करके देखा, उसे सूर्या वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। सूर्या ने उन लोगों को डराया तो था, पर उन पर गोली नहीं चलाई थी। हैरान होकर गेट गार्ड अपने चारों ओर देखने लगा। उसी वक्त
उस गार्ड को सूर्या काफी दूर प्लांट के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। गार्ड ने ताज्जुब में आकर कहा, ये इंसान है कि भूत? ये अभी तो यहां था और एक पल में वहां कैसे चला गया? मन ही मन हंसते हुए सूर्या जिंदल पावर प्लांट के अंदर चला जा रहा था। लिफ्ट के सामने खड़े होकर सूर्या ने अपने आप से कहा, यहाँ कप्तानगंज में लोग पैदल टूटे फूटे रास्ते पर चल रहे हैं और ये जिंदल ऑफिस के अंदर एसी लिफ्ट में घूम रहा है। लिफ्ट से होते हुए सूर्या चौथे माले पर पहुंच गया। चौथा माला पहुंचकर सूर्या वहां के सबसे बड़े केबिन की ओर बढ़ने लगा। तभी एक गार्ड भागते हुए सूर्या के पास आया और बोला, जिंदल साहब यहाँ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। बिना रुके आगे बढ़ते हुए सूर्या ने उस गार्ड को एक चांटा मारा, जिसके इंपैक्ट से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। देखते ही देखते सूर्या उस केबिन में घुस गया और इधर उधर देखने लगा, पर वाकई में उस केबिन में कोई नहीं था। केबिन की खिड़की के बाहर की ओर देखने पर सूर्या को जिंदल भागते हुए दिखाई दिया। जिंदल को भागता हुआ देखकर सूर्या मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, 800 करोड़ का मालिक चिंदी चोर की तरह मुंह छुपाकर भाग रहा है। जिंदल को भागता हुआ देखकर सूर्या ने जोर से खिड़की पर मुक्का मारा और उसके 2 टुकड़े कर दिए और खिड़की को तोड़कर सूर्या खिड़की से नीचे कूद पड़ा। नीचे खड़े गार्ड्स और कप्तानगंज के लोग सूर्या को नीचे कूदते हुए देखकर हैरान हो गए। कप्तानगंज के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान उन्हें वहां लेकर आया है वो ऐसे कूद क्यों गया। लेकिन सूर्या के मन में क्या चल रहा था इसकी किसी को भी भनक नहीं थी। 5वें माले से गिरते हुए सूर्या ने अंत में अपना हाथ बढ़ाया और बिल्डिंग की पाइप को पकड़ लिया। पाइप पकड़कर सूर्या लटकते हुए पीछे की ओर कूद पड़ा। कार में बैठा जिंदल पूरी रफ्तार से वहां से निकल ही रहा था कि तभी उस कार के ऊपर कोई आ गिरा, जिससे कार का शीशा टूटकर चकनाचूर होकर गिर गया और तभी जिंदल को सूर्या का सर उल्टा लटकते हुए अपने आगे दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए सूर्या ने जिंदल से कहा, आप बाहर ही आ जाए जिंदल साहब, बात कर ही लेते हैं। सूर्या को अपने कार पर ऐसे लटका देख जिंदल दंग रह गया। कार से उतरकर जिंदल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी हो तो क्या तोड़फोड़ करोगे? और ये गन लेकर घूमने की इजाजत किसने दी तुम्हें? ताव में आकर सूर्या ने जिंदल को जवाब देते हुए कहा, सुन जिंदल, ये गन सरकारी नहीं पर्सनल है, पर मामला पब्लिक का है और अगर पब्लिक की बात आएगी तो ये फौजी चुप नहीं बैठेगा। यू ब्लडी इडियट! 2 कौड़ी की पब्लिक के लिए पता है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया? पता है ये गाड़ी कितने की है? पूरे 80 लाख की। और तुम्हारी वजह से जो कांच टूटा है उसकी कीमत तुम्हारे पूरे महीने के तनख्वाह से ज्यादा है। जिंदल सूर्या को खरी खोटी सुना ही रहा था कि तभी जिंदल की सांस फूलने लगी, क्योंकि सूर्या ने अपने पंजे से अचानक जिंदल का गला पकड़ लिया था। 1 मिनट में अरबपति रवि जिंदल की सांसें रुकने लगी। दर्द के मारे उसकी आंखें बाहर की ओर आने लगी थीं। इस नजारे को कप्तानगंज के लोग कुछ दूरी से खड़े होकर देख रहे थे। सूर्या ने अपनी चपेट में लिए जिंदल से कहा, जिस जमीन पर तेरी ये गाड़ी चलती है उसकी कीमत तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है, क्योंकि उस जमीन पर हमारे किसान खून पसीने से फसल उगाते हैं। उनकी जमीन का पैसा उन्हें दे दे या फिर तेरी इस गाड़ी के 4 पहिए निकालकर उनमें बांट दूंगा। 1-1 लाख की कीमत का तो होगा ही। तेज बारिश के बावजूद कप्तानगंज के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और जिंदल के गार्ड्स सभी को वहां से भगाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कोई वहां से टस से मस नहीं हुआ। जिस जिंदल ने आज तक उन लोगों का शोषण किया था, उस जिंदल की ऐसी हालत देखकर सब लोग काफी खुश हो रहे थे। पर तभी वहां कीचड़ से लथपथ भागते हुए
म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन राजन आ पहुंचा और चिल्लाते हुए कहा, गुंडे कहीं के, छोड़ दो जिंदल साहब को, वरना मर जाएगा वो। वफादार कुत्ते को अपने मालिक को बचाते हुए देख सूर्या ने एक झटके में जिंदल को दूर फेंक दिया और राजन की ओर मुड़ते हुए बोला, गुंडे तो वो होते हैं जो गरीबों की कमाई छीनकर अपना पेट भरते हैं, और जो गरीबों के हक के लिए लड़ता है उन्हें सोल्जर कहते हैं सर। मिलिए एक ऐसे सोल्जर से जिसका नाम है सूर्या कुमार शुक्ला, एक्स मेजर इंडियन आर्मी। बारिश के शोर में भी सूर्या की आवाज दूर खड़े कप्तानगंज के लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। सूर्या की बातें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कप्तानगंज के लोगों के लिए सूर्या वो उम्मीद की रोशनी बनकर आया था जिसे वो ना जाने कब से खोज रहे थे। तभी सूर्या के पीछे खड़े जिंदल ने उससे कहा, इस मैदाने जंग के हम भी पुराने खिलाड़ी हैं फौजी, और तुम बिल्कुल नए। तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर चुका हूं। मैं कोर्ट में दिखा चुका हूं कि मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। बिजनेस में लॉस होने के कारण मुझे अगले 9 महीने तक किसी को कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और पता है मुझे ये परमिशन कहां से मिली? आर्मी के बाप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सूर्या ये बात सुनकर हैरान हो गया और जिंदल मुस्कुराते हुए आगे बोला, लेकिन एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुझे अपने ये प्लांट की जमीन किसी को देने की भी जरूरत नहीं है। तो कानून के मुताबिक सेक्रेटरी साहब आप मेरे जमीन पर खड़े हो। अगर अभी तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। गेट आउट नाउ। जिंदल की बात सुनकर सूर्या एक पल के लिए सन्न रह गया। सूर्या को भी पता था कि किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होता है। तभी राजन ने हिम्मत करके सूर्या से कहा, यहां क्या खड़े हो सूर्या, ऑफिस जाकर पेपर वर्क खत्म करो, इट्स एन ऑर्डर। अपनी आंखों में रोश लिए सूर्या वहां से सर झुकाए जाने लगा। जैसे ही सूर्या कप्तानगंज के लोगों के पास आया, सभी लोग आगे बढ़कर उनके पैसों के बारे में पूछने लगे। हिम्मत जुटाते हुए सूर्या ने लोगों से कहा, आज नहीं हो पाया पर जल्द ही मैं कुछ करूंगा आपके लिए। तभी लोगों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पहले ही बता देते कि ये सब कर नहीं पाओगे तो हम बारिश में भीगते हुए यहां तक तो नहीं आते। अभी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो तुम जैसे बुज़दिल लोग। कप्तानगंज के लोगों की बातें सूर्या के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, ये हमें इंसाफ दिलाएगा। मैंने इसकी आंखों में सच्चाई देखी है। उस बूढ़े की बात को काटते हुए किसी ने कहा, रहने दो रमेश काका, ये गवर्नमेंट वाले ऐसे ही एक्टिंग करते हैं, देख लेना ये भी उन बड़े मालिकों से हाथ मिलाकर उन्हीं के साथ हो जाएगा। शोर शराबे की आवाजें बढ़ने लगी और सूर्या चुपचाप अपने सर पर लोगों का बोझ लिए वहां से म्युनिसिपल ऑफिस की ओर निकल गया। क्या सूर्या औरों की तरह जिंदल से मिल जाएगा या फिर दिलाएगा कप्तानगंज के लोगों को उनका पैसा? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दिन खत्म होने आया था। छोटे से ऑफिस के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और सब लोग घर जा चुके थे। सूर्या अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठा हुआ था। अपने 5 साल के करियर में एक बार भी ऑपरेशन में ना हारने वाला सूर्या आज पहली बार जिंदगी की जंग में हार चुका था। सूर्या अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और गमगीन होकर अंधेरे में बैठा हुआ था। पर तभी अंधेरे से सुबह वाली लड़की सूर्या के पास आई और उसने पूछा, सर आप आ गए? सूर्या ने चौंकते हुए उस लड़की से पूछा, तुम घर नहीं गई? उस लड़की ने सूर्या से कहा, नहीं सर, मुझे लगा आप वापस ऑफिस आ जाओगे इसीलिए मैं रुक गई।
ठीक उसी वक्त उस लड़की की नजर सूर्या के हाथ पर लगी चोट पर गई। उस चोट को देखकर वो लड़की चौंक कर बोल उठी, अरे बाप रे बाप, आपको तो बहुत चोट लगी है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। इतना कहकर वो लड़की जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाने चली गई। कैसी अजीब बात थी, जिस लड़की का नाम सूर्या ने पिछले 5 दिन से जानने की कोशिश तक नहीं की थी, उसी लड़की ने सूर्या की उस चोट को देख लिया जिसे वो खुद दिन भर में देख नहीं पाया था। अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए वो लड़की सूर्या के पास आई और चोट को साफ करने लगी। लड़की को देखते हुए सूर्या ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मृणाली। उस लड़की का नाम सुनकर सूर्या चौंक गया और तेज आवाज में उससे पूछा, मृणाल? तुम्हारा नाम मृणाल है? मृणाल नहीं सर, मृणाली। क्या आप किसी मृणाल नाम की लड़की को जानते हो? सूर्या ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं मृणाल नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। ये कहकर वो खामोश हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ऑफिस के अंदर मृणाली सूर्या के हाथ के जख्म पर मरहम लगा रही थी। जिंदल पावर प्लांट के सबसे ऊंचे फ्लोर के सबसे बड़े केबिन में कमिश्नर राजन चेयरमैन जिंदल के लिए ड्रिंक्स बना रहा था। दिलासा देते हुए राजन ने जिंदल से कहा, आप चिंता मत करो सर, उस सूर्या का जोश ठंडा हो गया है। उसे समझ आ गया है कि हम लोग हैं कौन। जिंदल ने गंभीर होकर कहा, नहीं राजन, मैंने उसकी आंखों में देश के लिए मर मिटने का जज्बा देखा है। ऐसे लोगों का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता। राजन ने थोड़ा गुस्से में कहा, अरे यार, पता नहीं क्यों ऐसे ईमानदार लोग हमारे धंधे के बीच आते हैं, यही सब गड़बड़ करते हैं। शराब का घूंट पीते हुए जिंदल ने कहा, मुझे बस अपने ब्लैक मनी का डर है, जिसे मैंने कोर्ट और इनकम टैक्स की नजरों से बचाने के लिए छुपाया है। बस उन पैसों का सूर्या को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। विश्वास भरी आवाज में राजन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, उस मंद बुद्धि सोल्जर को थोड़ी ना पता लगेगा कि आपने पैसा कहां कहां छुपाया है। जो लात घूंसे चलाते हैं, इस मामले में दिमाग कहां से लाएगा? आप फिक्र मत कीजिए, उस सूर्या को कुछ नहीं पता चलेगा। मृणाली ऑफिस से घर जाने के लिए निकल ही रही थी। उसी वक्त उसे पीछे से सूर्या की आवाज सुनाई पड़ी, तुम अपने गहने कहां रखती हो? चौंक कर मृणाली पीछे मुड़ी और सूर्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, गहने सर? मैं अपने गहने बैंक के लॉकर में रखती हूँ, और कहां? ना जाने क्यों मृणाली के उस आसान से जवाब ने सूर्या को एक सोच में डाल दिया। सोचते हुए सूर्या ने कहा, बैंक के लॉकर में तुमने अपने गहने इसीलिए रखे क्योंकि वो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, इसीलिए तुम्हें सरकार से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और सोचो, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा काला धन हो और वो शख्स अपने आप को गरीब दिखाना चाहता हो, तो वो अपना पैसा कहां छुपाकर रखेगा? सूर्या के सवाल को सुनकर मृणाली एक गहरी सोच में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सूर्या के सवाल का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने पर मृणाली ने कहा, आपकी बात सुनकर एक किस्सा याद आ गया सर। हमारे एरिया में एक भिखारी हुआ करता था, पता है सर? वो जब मरा और लोगों ने उसकी झोली खोली तो उसमें पूरे 10 लाख रुपए निकले। मृणाली की बात सुनकर सूर्या की हंसी छूट गई। हंसते हुए सूर्या ने कहा, वाह, भिखारी का धन उसकी झोली में, क्या आइडिया है अपना पैसा छुपाने का। कोई भिखारी की झोली में क्यों देखेगा कि उसमें कितने पैसे हैं? लोगों का ध्यान वहां जाएगा ही नहीं, उन्हें तो लगेगा कि उसमें सिर्फ कूड़ा करकट ही होगा। हैरान होकर मृणाली सूर्या को बस देखे जा रही थी, मानो उसे सूर्या की बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। मृणाली के गंभीर चेहरे को देखकर सूर्या ने कहा, बात को समझ रही हो मृणाली?
जो चीज हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने होती है और हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। सूर्या की बात सुनकर मृणाली सहम सी गई। घबराते हुए उसने पूछा, सर, आप अभी भी जिंदल के खिलाफ कुछ करने की सोच तो नहीं रहे? सर, वो बहुत डेंजरस लोग हैं। आज तक किसी ने उनके खिलाफ आवाज तक उठाने की हिम्मत नहीं की है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरों को मजा आग से खेलने में ही आता है। आसान काम तो बच्चे भी कर लेते हैं। जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की, वो अब मैं करूंगा। रात के करीब 8 बज रहे थे। सूर्या अपने पुराने एक रूम वाले छोटे से घर पर लौट आया था। जैसे ही सूर्या ने अपने घर का दरवाजा खोला और अपना कदम अंदर रखा, उसका पैर पूरी तरह भीग गया। दिन भर हुई बारिश के कारण छत से पानी टपकते हुए नीचे फर्श पर आकर जमा हो गया था। घर का कोना कोना पानी से भर चुका था। अपने घर की हालत देखकर सूर्या ने एक ठंडी सांस छोड़ी और दरवाजे के पीछे से झाड़ू उठाते हुए अपने आप से कहा, ऑफिस में लड़ाई करने के बाद भी लगता है सोल्जर को घर पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। चल बेटा सूर्य, जय हिंद बोलकर शुरू हो जा। एक हाथ में झाड़ू लिए सूर्या पानी को सरकाने लगा। पानी को सरकाते हुए सूर्या का जख्मी हाथ दर्द करने लगा था, पर जैसे सैनिक ने मानो अपना काम खत्म करने की ठान रखी थी। सूर्या अपना घर साफ कर ही रहा था कि तभी उसे पानी पर बहते हुए एक सुनहरे रंग का एनवेलप दिखाई दिया। उस एनवेलप को देख सूर्या ने अपने आप से कहा, लगता है दरवाजे के नीचे से पोस्टमैन ये एनवेलप डाल गया। सूर्या ने तुरंत ही उस एनवेलप को खोलकर देखा, जिसमें उसे मृणाल और पारस जिंदल के शादी का इनविटेशन कार्ड दिखाई दिया। उस कार्ड को पढ़ने के बाद सूर्या के चेहरे के भाव बदल गए, मानो उसका दिल बैठ सा गया हो। अगले ही पल सूर्या अपने आप से हंसते हुए बोला, 5 साल पुराने प्रेमी को एक पल में छोड़कर 7 दिन में अनजान शख्स से शादी करने का फैसला कर लिया इस लड़की ने। आज पता चला पैसे में कितनी ताकत होती है। गुस्से में सूर्या उस शादी के कार्ड को फाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ से वो कार्ड फट नहीं रहा था। अगले ही पल सूर्या ने उस कार्ड को अपने दांतों में दबाया और उसे अपने एक हाथ से फाड़ने लगा। उस कार्ड के कई छोटे छोटे टुकड़े कर सूर्या ने नीचे फर्श पर बह रहे पानी में फेंक दिया। उस कार्ड के टुकड़ों की तरह सूर्या का टूटा दिल भी पानी में बह रहा था। अपने अरमानों को पानी में बहता हुआ देख सूर्या अपने आप में बुदबुदाया, ऐसा हाथ की मैल है। आज जिंदल के पास है तो जरूरी नहीं कि कल होगा। जिंदल बाहर गरीब होने का ढोंग रच रहा है ना। सच में उसके हाथ में कटोरा ना पकड़वा दिया तो मेरा नाम भी मेजर सूर्या कुमार शुक्ला नहीं। अगले दिन कप्तानगंज में सूरज उग चुका था। कप्तानगंज के लोगों ने जो सूर्या से अपनी जमीन की रकम वापस मिलने की उम्मीद लगाई हुई थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अपनी सब उम्मीदें हार कर कप्तानगंज के लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में लग चुके थे। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में सूर्या अपने बॉस राजन के सामने खड़ा था। धीमी आवाज में सूर्या ने राजन से कहा, सर, मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। क्या मैं आज छुट्टी लेकर घर चला जाऊं? मुस्कुराते हुए राजन ने कहा, खराब क्यों नहीं होगी तबीयत? कल इतनी उछल कूद जो की तुमने, एक दिन नहीं 2-4 दिन ऑफिस नहीं आओगे तो भी चलेगा। अच्छे से ठीक होकर आना। राजन से घर जाने की परमिशन लेकर सूर्या ऑफिस से बाहर चला आया और ऑटो रिक्शा रोकने लगा, पर कोई ऑटो ड्राइवर सूर्या को देखकर रुक नहीं रहा था। लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद मानो सारा शहर सूर्या का दुश्मन बन बैठा था। अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन ना पाकर सूर्या वापस ऑफिस के अंदर चला गया और मृणाली को अपने लिए एक रिक्शा रोकने के लिए कहा। कुछ टाइम बाद सूर्या को रिक्शे में बिठाकर मृणाली वापस अंदर चली आई।
तभी फटकार लगाते हुए राजन ने मृणाली से कहा, ऑफिस टाइम में कहां घूमते रहती हो तुम? वो फाइलें कहां है जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कही थी? मृणाली ने हिचकिचाते हुए कहा, वो सर, मैं अपने पर्सनल वर्क के लिए बाहर नहीं गई थी। वो तो सूर्या सर को रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो बस उसके लिए बात करने गई थी। आपने जो फाइल्स बोली थी मैं अभी लेकर आती हूँ सर। इतना कहकर मृणाली वहां से चली गई। मृणाली की बात सुनकर राजन चौंक कर बोल उठा, उस सूर्या का घर तो यहीं पास में ही है। हर रोज तो वो पैदल चलकर ही जाता है, आज उसे रिक्शा की जरूरत क्यों आन पड़ी? झूठ बोलकर कहीं और तो नहीं चला गया वो? राजन के दिमाग में शक का बीज गड़ चुका था। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए जिंदल को फोन मिलाया। जिंदल साहब, अपने गार्ड्स को तैयार रखिए, वो मनहूस झूठ बोलकर ऑफिस से निकला है, जरूर वो आपके ऑफिस ही आ रहा होगा। फोन पर जिंदल ने बड़े आराम से कहा, आने दो उसे, आज 8 की जगह 16 गार्ड्स रखे हैं मैंने, जो अच्छे से गोली चलाना जानते हैं। लेकिन 1 घंटा बीत जाने पर भी सूर्या जिंदल के ऑफिस नहीं पहुंचा। चिंता में बैठे हुए राजन ने अपने फोन से जिंदल को कॉल लगाया और हेडफोन के जरिए बात करते हुए पूछा, क्या हुआ सर, वो मॉन्स्टर वहां आया कि नहीं? राजन की आवाज में सूर्या का डर साफ झलक रहा था। तभी फोन पर जिंदल ने कहा, वो इधर नहीं आया है। राजन, मैंने तुमसे उस पर नजर रखने के लिए कहा था ना, वो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। जल्दी पता करो कि वो गया कहां है। हैरान परेशान हुआ राजन तुरंत मृणाली के पास गया और उससे पूछा, रिक्शा में बिठाकर आई थी ना तुम सूर्या को, बता सकती हो कहां गया है वो? मृणाली ने कहा, हाँ सर, वो हरीशगंज के मेन मार्केट की ओर गए थे। हरीशगंज? मतलब 4 किलोमीटर दूर? उधर क्यों जाएगा वो आदमी? मृणाली की बात सुनकर राजन ने अपने मन में कहा। उसी वक्त राजन के ईयरफोन में जिंदल की आवाज गूंज उठी, बिल्कुल वक्त जाया मत करो और अभी ऑफिस से निकलो और देखोगे हमारे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहा है वो। जिंदल की बात सुनकर राजन ऑफिस से ऐसे निकला मानो वहां कोई बिजली गिरने वाली हो। 1 घंटे बाद राजन पसीने से सराबोर हरीशगंज के मार्केट के बीचों बीच खड़ा हुआ था। चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए राजन की नजर कुछ दूरी पर खड़े जिंदल पर गई। जिंदल को वहां खड़ा देख राजन ने उससे हैरान होते हुए पूछा, सर आप यहां? परेशान लग रहे जिंदल ने राजन से कहा, इस सूर्या के मामले में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद जानना है कि वो मॉन्स्टर कर क्या रहा है। पता नहीं इतनी भीड़ में कहां मिलेगा वो हमको। सूर्या की दहशत राजन और जिंदल के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। क्या चल रहा है सूर्या के दिमाग में? क्या सूर्या के दिमाग में चल रहा प्लान होगा सक्सेसफुल या होगी कोई गड़बड़? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। राजन दहशत में था। तभी उसने दूर बंगले की ओर उंगली से इशारा करते हुए जिंदल से कहा, देखो वो रहा सूर्या, उस बंगले से निकल रहा है। तुरंत ही जिंदल ने राजन की उंगली पकड़कर नीचे की और घबराते हुए उससे कहा, अरे चुप बैठ जा इडियट, इसी तरफ देख रहा है वो। अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो वो वापस मेरा गला पकड़ लेगा। तू नहीं जानता उसके एक हाथ में 100 हाथों की ताकत है। इससे पहले कि वो हमें देख ले जल्दी मेरे कार के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन सूर्या सिर्फ जिंदल के कार की तरफ देख ही नहीं रहा था, बल्कि चलते हुए वो उस कार की ओर आ रहा था। सूर्या को देख दोनों डरते हुए कार के पीछे छुपने लगे। तभी उस मार्केट में खड़ा एक बच्चा म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर और मल्टी मिलियनर जिंदल को कार के पीछे ऐसे छुपता हुआ देखकर हंस रहा था। सूर्या के कार के करीब आते ही जिंदल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिंदल घुटनों के बल चलते हुए कार के दूसरी ओर जाने लगा ताकि सूर्या की नजर उस पर ना पड़े। सूर्या जिंदल की कार के आसपास घूमने लगा जैसे कि वो वहां गश्त लगा रहा हो।
अचानक से सूर्या ने अपना मन बदला और मुड़कर वहां से दूसरी ओर जाने लगा। सूर्या को वहां से जाता हुआ देखकर जिंदल और राजन ने एक राहत की सांस ली, पर उन दोनों को यह नहीं पता था कि सूर्या वहां से जाते हुए मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। सूर्या के जाते ही जिंदल अपने पैरों पर खड़ा हुआ और राजन से कहा, अभी चैन की सांस मत ले, पता कर वो उस बंगले में क्या करने गया था। राजन और जिंदल तेजी से उस बंगले की ओर बढ़े, जिसमें से कुछ ही देर पहले सूर्या बाहर निकला था। इससे पहले कि राजन और जिंदल उस बंगले में घुस पाते, एक गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कहा, कौन हो तुम लोग, और तुम्हें पता नहीं है कि यहां पर किसी का भी अंदर जाना मना है। तैश में आते हुए जिंदल ने कहा, हम इस बंगले में क्यों नहीं घुस सकते, अभी कुछ देर पहले एक लड़का भी तो अंदर गया था। जवाब में गार्ड ने कहा, वो कोई मामूली शख्स नहीं, एक्स आर्मी ऑफिसर थे। यहाँ अंदर बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर रुके हुए हैं, इसीलिए अंदर कोई नहीं जा सकता, समझे। गार्ड की बात सुनकर जिंदल और राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिंदल राजन का हाथ पकड़कर खींचते हुए दूर ले गया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता था वो शैतान कुछ ना कुछ शैतानी जरूर करेगा, उसे पता है कि सामने से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए पीछे से अपनी चाल चल रहा है। अगर वो इनकम टैक्स ऑफिसर से हमारे ऑफिस में रेड करवाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिंदल को शांत करते हुए राजन ने पूछा, आपने अपना 2 नंबर का पैसा कहां छुपा रखा है सर। जिंदल ने कहा, मेरे ऑफिस के रूम में। जिंदल की बात सुनकर राजन हैरान होकर चिल्ला उठा, ऑफिस में। जिंदल ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तो उसी जगह पर अपना पैसा रखूंगा ना, जहां लोगों को शक ना आए। टीवी के पीछे छुपे संदूक में सारे जमीन के पेपर्स रखे हुए हैं, टेबल के नीचे गोल्ड, और जिस दीवार पर से तुम बोतल उठाकर मेरे लिए ड्रिंक बनाते हो वहां पर मैंने सारा कैश रखा है। चलो जल्दी ये सब निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। रात का अंधेरा आसमान से पूरी तरह छटा भी नहीं था। उसी वक्त एक शख्स अपने घर में आईने के सामने मगन होकर खड़ा खुद को निहार रहा था। अपने आप को आईने में देखते हुए वो शख्स एक जैकेट पहनने लगा, पर उसका एक हाथ ना होने के कारण उसे अपने जैकेट के बटन्स लगाने में दिक्कत हो रही थी। पर वो जैकेट कोई साधारण जैकेट नहीं थी। उस जैकेट में बने हुए थे काफी सारे जेब, और उन जेबों में रखे हुए थे धार वाले नुकीले हथियार। उस जैकेट को पहनते हुए एक्स मेजर सूर्या कुमार शुक्ला जैसे अपने आप को किसी खास दिन के लिए तैयार कर रहा था। उस दिन से शायद सूर्या कप्तानगंज के लोगों की जिंदगी में नए सूरज की किरणें बिखेर देगा। ठीक उसी वक्त जिंदल पावर प्लांट के बड़े से ऑफिस में एक अलग तरह का खेल चल रहा था। पिछली रात से ही 8 गार्ड्स बंदूक लेकर पावर प्लांट को घेर कर ऐसे मुस्तैदी से खड़े थे मानो उन्हें कोई खबर मिली हो कि वहां कोई हमला होने वाला है। प्लांट के अंदर ऑफिस में रवि जिंदल के करीब 9 गार्ड्स तोड़ फोड़ कर हर जगह से पैसा निकाल रहे थे। उन सभी गार्ड्स ने ऑफिस के कोने कोने से उस काले धन को निकालकर 3 बड़े संदूकों में भर दिया था। म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर राजन अपने सामने रखे उन बड़े बड़े संदूकों को गिनने लगे। 1 2 3, तो ये 3 संदूक में सारी दौलत आ गई ना। पास खड़े जिंदल ने राजन से कहा, हाँ, और ये याद रहे ये दौलत हम दोनों की पूरी जिंदगी की पूंजी है, इस पर कप्तानगंज के किसी भी आदमी का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। राजन झट से बोल उठा, बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए सर, अभी तीनों संदूकों को गाड़ी में डालकर मैं खुद दिन ढलने से पहले इस स्टेट से बाहर लेके चला जाऊंगा। राजन की बात सुनकर जिंदल ने गुस्से में गरजते हुए कहा, गधे, देश का माल चुराकर देश के अंदर ही ले जाओगे? जब खतरे के बादल मंडराते हैं तो काले धन को बाहर के देशों में जमा करना पड़ता है। तुम्हें अभी दूसरे स्टेट नहीं, उत्तर पश्चिम के करीब 40 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करना होगा।
बॉर्डर क्रॉस करने पर मेरा एक आदमी तुम्हें इन 3 संदूकों के साथ काठमांडू पहुंचा देगा। एक बार मेरा पैसा यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा वो आर्मी वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिंदल की डांट सुनकर राजन का मुंह उतर गया। हिचकिचाते हुए राजन ने कहा, उत्तर पश्चिम की तरफ काफी घना जंगल है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उस घने जंगल में काफी अंदर तक पैदल चलना होगा। गाड़ी का जाना मुश्किल है। मैंने सुना है सर, उस जंगल में आदमखोर बाघ घूमा करते हैं और कुछ बुरी आत्माएं भी। जिंदल ने गुस्से में राजन को देखते हुए कहा, अगर ये 3 संदूक आज सुबह तक नेपाल नहीं पहुंचे तो उस जंगल में तुम्हारी आत्मा जरूर भटकेगी। बकवास बंद करो, 8 गार्ड्स दे रहा हूं तुम्हें। चुपचाप निकलो अभी, और गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखो राजन, यहां बैठकर खूब विलायती शराब पी है तुमने। अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है। जिंदल की बात सुनकर राजन को उस विलायती शराब को पीने का गम सताने लगा। जिंदल की पी हुई शराब मानो उसे जहर की तरह लगने लगी थी। राजन ने अपने कदमों को उन संदूकों की ओर बढ़ाते हुए उन गार्ड्स के लीडर से पूछा, भैरव, तुम और तुम्हारे लोगों की गन्स ठीक से चलती तो है ना? वो नीचे वाले गार्ड्स की तरह अटक अटक कर तो नहीं चलती? भैरव एक गंभीर किस्म का इंसान था जो ज्यादा बातें करता नहीं था। राजन के सवाल पूछने पर भैरव ने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए भैरव ने अपने लोगों को उन संदूकों को उठाने का इशारा किया। भैरव का इशारा पाते ही उसके लोग उन संदूकों को वहां से उठाकर ले जाने लगे। जिंदल भी उन संदूकों के साथ बाहर चला गया। राजन बाहर जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। जैसे ही राजन ने अपनी फोन की स्क्रीन पर देखा, उसे सूर्या का कॉल आते हुए दिखाई पड़ा। सूर्या का कॉल आता हुआ देख राजन के हाथ पैर सन्न रह गए। जैसे ही राजन ने फोन उठाया, सूर्या ने कहा, सर, आप कल कितने बजे ऑफिस आ रहे हैं? मुझे आपसे मिलना है। वो 78 नंबर वाली फाइल आपको दिखानी है। छल्लाते हुए राजन ने फोन पर कहा, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। जैसे कल तुम्हारी तबीयत खराब थी, आज मेरी खराब है। जब ऑफिस आऊंगा तब तुमसे बात करूंगा। इतना कहकर राजन अपना फोन रखने ही वाला था कि सूर्या ने राजन को रोकते हुए कहा, रुकिए रुकिए सर, फोन मत काटिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि कप्तानगंज के किशनपुरा इलाके में पिछले 15 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। उस एरिया में एकमात्र गर्ल्स स्कूल है जहां बिजली ना होने पर बच्चों की स्कूलिंग पर काफी असर पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें वहां एक नया पोल डालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए तुरंत ग्रांट करने होंगे। सूर्या की बात सुनकर राजन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो चिल्लाते हुए बोला, शहर के उन गवारों के लिए 1 लाख रुपए? भूल गए तुम उस दिन कैसे वो लोग हमें मारने चले आए थे? कोई पैसा ग्रांट नहीं होगा उन लोगों के लिए। इससे पहले कि राजन फोन रखता, सूर्या ने कहा, सर सर सर, आपकी तबीयत खराब है ना? मैं अभी आपके घर आ जाता हूं। हम आराम से बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं। वो क्या है ना सर, ये काम होना काफी जरूरी है। इससे पहले कि राजन सूर्या से कुछ कह पाता, तभी उसने अपनी पीठ पर बंदूक की नली को महसूस किया। जैसे ही राजन ने पीछे मुड़कर देखा, उसे भैरव ने इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। अपने दांत पीसते हुए राजन ने फोन पर सूर्या से कहा, तुम्हें लोगों को बिजली देनी है तो अपने घर से दे दो, पर मुझे अभी माफ करो। तुमसे तो मैं ऑफिस आकर बात करता हूं। फोन काटकर राजन भैरव के साथ बाहर की ओर चला गया। राजन से फोन पर हुई 2 मिनट 25 सेकंड की बात से सूर्या अपने घर पर खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सूर्या के फोन में इंडियन आर्मी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, जो 2 मिनट फोन पर हुई बातचीत से सामने वाले का लोकेशन बता दिया करता था। अगले ही पल सूर्या के फोन पर राजन का लोकेशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे राजन का लोकेशन बदलता गया, सूर्या ने अंदाजा लगाते हुए अपने आप से कहा, ओ, तो जैसा मैंने सोचा था,
वही हो रहा है। ये लोग देश की संपत्ति लेकर जंगल के रास्ते से नेपाल की ओर जा रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता रास्ते में इनका पाला किससे पड़ने वाला है। राजन की लोकेशन देखते हुए सूर्या बाहर की ओर जाने लगा। घर से बाहर निकलते हुए सूर्या ने मृणाली को मैसेज कर दिया था कि वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। सूर्या के बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए जब उसने अपने सामने उस गार्ड को अपने घर के बाहर देखा जिसने जिंदल और राजन को हरीशगंज के बंगले के बाहर इनकम टैक्स ऑफिसर की खबर दी थी। शक भरी नजरों से उस गार्ड को देखते हुए सूर्या ने उससे पूछा, रामधीर, तुम इस वक्त यहां कैसे? तुम्हें और पैसे चाहिए क्या? रामधीर ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मुझे और पैसे नहीं चाहिए, पर उस दिन जिंदल और राजन को बंगले के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर के होने की झूठी खबर देकर मैंने जो आपकी मदद की उससे मुझे काफी अच्छा लगा। सोच रहा था आपके फिर से कोई काम आ सकूं तो बड़ा सौभाग्य होगा मेरा। चेहरे पर मध्यम सी मुस्कान लिए सूर्या ने रामधीर से कहा, इतना झूठ मत बोलो रामधीर, आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर सूर्या आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से रामधीर ने सूर्या को आवाज देते हुए कहा, बात पैसों की नहीं है सर। उस दिन झूठ बोलने पर जिंदल की जो बुरी हालत हुई थी उसे देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल को काफी सुकून मिला। 3 साल से जो शख्स इस शहर के छाती पर बैठकर गरीबों का खून चूस रहा है उससे मैं भी लड़ना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं सर। रामधीर की बात सुनकर सूर्या ने मुड़कर उसे देखा और कहा, तुम जैसे की मदद तो चाहिए मुझे। एक काम दूंगा तुम्हें, कर पाओगे? झूठ नहीं बोलना है, कुछ और करना है। जिंदल को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि देश से चुराया हुआ पैसा इतनी आसानी से देश के बाहर नहीं जाने वाला था, क्योंकि उन पैसों को अपनी सही जगह पर पहुंचाने के लिए देश का एक सिपाही अपनी पूरी तैयारी कर बैठा था। भैरव और उसके साथी हाथों में संदूक को उठाए जंगल के रास्ते से होते हुए नेपाल बॉर्डर के रास्ते का अंदाजा लगाते हुए चले जा रहे थे, पर उन सभी लोगों ने राजन के पेट का अंदाजा नहीं लगाया था। अपने हाथ में भारी भरकम संदूकों को उठाए भैरव और उसका साथी आराम से चले जा रहे थे, पर अपने भारी भरकम पेट के साथ चलना राजन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे जंगल घना होता जा रहा था, राजन का पेट छोटी झाड़ियों के बीच फंसकर रगड़े जा रहा था। जंगल की मिट्टी में राजन के पैर काफी अंदर तक धंस रहे थे। उसका आगे चल पाना काफी मुश्किल हुआ जा रहा था। राजन की वजह से भैरव और उसके साथियों की चलने की रफ्तार में भी काफी फर्क पड़ रहा था। चलते हुए राजन अचानक से जंगल की जमीन पर गिर गया। क्या जिंदल के आदमी संदूक लेकर नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। राजन को चौथी बार गिरता हुआ देखकर भैरव झल्लाते हुए बोल उठा, अगर अगली बार गिरोगे तो सीधे उठाकर ले जाएंगे तुम्हें, समझे? जमीन पर गिरे हुए राजन ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मुझे मत उठाओ, उन संदूकों को उठाओ, तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। जबान लड़ाना बंद करो और आगे बढ़ो। जमीन से उठकर राजन ने अपने कपड़े झटके और आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी राजन देखता है कि उसके सभी गार्ड्स सतर्क होकर अपनी अपनी जगह रुक खड़े हुए थे। उन लोगों के गंभीर चेहरे देखकर राजन काफी परेशान हो उठा। इससे पहले कि राजन भैरव से कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही भैरव ने अपना हाथ ऊपर किया और इशारा करते हुए राजन को चुप रहने के लिए कहा। तभी उस सन्नाटे में चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाते हुए भैरव ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। पंछियों की आवाज रुक गई है, किसी जानवर की आवाज तक नहीं आ रही। इसका मतलब जंगल के अंदर जरूर कोई आया है जिसे यहां होना नहीं चाहिए।
भैरव की बात सुनकर राजन ने घबराते हुए बोला, कहीं कहीं शेर तो नहीं आ गया? सर हिलाते हुए भैरव ने कहा, शेर नहीं हो सकता। शेर होता तो उसकी महक अभी तक आ जाती। तभी जंगल के ऊपर से पेड़ों को चीरते हुए एक चमकदार चीज तेजी से नीचे की ओर आई और सीधे जाकर संदूक पकड़े हुए एक गार्ड के हाथ पर लगी। वो गार्ड ने दर्द के मारे उस संदूक को छोड़ दिया। संदूक के गिरते ही सभी ने उस गार्ड के हाथ पर एक खंजर को गड़ा हुआ पाया। दूसरे गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, वहां से आया वो खंजर, मारो गोली। तभी भैरव और उसके साथियों ने उस ओर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी जहां से वो खंजर आया था। कुछ देर बाद खूब गोलियां दागने पर भैरव और उसके साथी रुक गए। मुस्कुराते हुए भैरव ने कहा, वो जो कोई भी था जरूर मर गया होगा। अपने एक साथी को आदेश देते हुए भैरव ने कहा, जाओ जाकर देखो, वहां जरूर किसी की लाश मिलेगी तुम्हें। गोलियों की गड़गड़ाहट से सारा जंगल गूंज उठा था। भैरव और उसके सभी साथी मान चुके थे कि जिस किसी ने भी उनकी ओर खंजर फेंका था वो जरूर मारा गया होगा। भैरव ने अपने पास खड़े साथी को इशारा कर आगे जाकर देखने के लिए कहा। इससे पहले कि भैरव का साथी अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता, तभी एक लंबी रस्सी पास लगे बड़े पेड़ के तने से नीचे की ओर आई। उस रस्सी में लगा हुआ था एक हुक। वो हुक एक संदूक में जाकर अटक चुका था और एक अदृश्य शक्ति उस संदूक को ऊपर की ओर खींचने लगी थी। ऊपर जाते हुए संदूक को देख भैरव ने अपने लोगों को चिल्लाकर कहा, देख क्या हो रहा है ये, जल्दी पकड़ो उस संदूक को। भैरव का एक आदमी तेजी से उस संदूक की ओर दौड़ पड़ा और हवा में उछलकर उस संदूक पर लटक गया। संदूक के साथ साथ वो आदमी भी पेड़ के घने तने की ओर चला जा रहा था। संदूक से लटका हुआ आदमी जैसे ही पेड़ के तने तक पहुंचा, ठीक उसी वक्त उस घने पेड़ के पत्तियों के बीच से किसी ने उस आदमी पर एक लात से प्रहार किया। उस लात के प्रहार से वो आदमी हवा में उड़ते हुए सीधे दूसरे पेड़ से टकरा गया। देखते ही देखते संदूक हवा में झाड़ियों के बीच से गायब हो चुका था। जंगल में खतरे को भांपकर राजन ने अपना सर कोट के अंदर डाल दिया और दुबक कर कोने में बैठ गया। चारों ओर देखते हुए भैरव ने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, ढूंढो उस शैतान को, बचना नहीं चाहिए वो। हरकत में आते हुए भैरव के सभी लोग जंगल में उस अज्ञात शख्स को ढूंढने लगे। कुछ ही पल बाद एक और बड़ी सी रस्सी पेड़ के तने से नीचे की ओर आई और तुरंत ही दूसरा संदूक भी ऊपर की ओर जाने लगा। दूसरे संदूक को ऊपर जाता हुआ देखकर भैरव ने चिल्लाकर कहा, ऊपर देखो, वो रहा वो शैतान, वहां से वो संदूक को खींच रहा है, मारो उसे। ठीक उसी वक्त भैरव का एक आदमी जो पेड़ पर चढ़ चुका था वो चिल्लाकर बोल उठा, मैं यहां आ गया हूं बॉस, गोली मत चलाइएगा, मैंने उसे देख लिया है, मैं अभी उसे देखता हूं। उस आदमी की ऊपर पेड़ पर किसी से हाथापाई होने लगी। देखते ही देखते उस पेड़ से दो लोग जमीन पर आ गिरे। एक था भैरव का वो आदमी और दूसरा था एक हाथ वाला सोल्जर सूर्या। सूर्या को देख भैरव ने उस पर अपने बंदूक का निशाना साधा। इससे पहले कि भैरव गोली चला पाता, सूर्या ने अपने जूते पर लगे नुकीले चाकू के बार से भैरव के आदमी को मार गिराया और तुरंत अपने कदम पीछे लेकर अपनी जैकेट से एक खंजर निकालकर भैरव की ओर फेंक दिया। सूर्या का वो खंजर सीधे जाकर भैरव के हाथ पर लगा, जिससे कि उसके हाथ से बंदूक नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। तभी सूर्या ने दूसरा खंजर निकाला और दूसरे गार्ड पर वार कर वहां से तुरंत गायब हो गया। भैरव और उसके सभी साथियों ने वापस से फायरिंग शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद जैसे ही गोलियां चलना बंद हुई, एक पल के लिए वहां हर जगह सन्नाटा सा छा चुका था। भैरव और उसके सभी साथी जंगल के बीचों बीच सतर्क हुए खड़े थे।
जहां कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी पीछे से दूसरा खंजर आकर उस गार्ड को लगा जिसने संदूक पकड़ा हुआ था। भैरव और उसके सभी साथियों के चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी। वो सभी हैरान थे कि कैसे एक आदमी इतनी जल्दी आगे से पीछे का फासला तय करके आ सकता है। जंगल में चल रही हवा से सिर्फ पत्ते उड़ रहे थे। पेड़ों पर बैठे पंछी भी डर के मारे उड़ चुके थे। देखते ही देखते हवा में लटक रहा दूसरा संदूक भी झाड़ियों के बीच से गायब हो गया। जमीन पर गिरा भैरव सूर्या को देख चिल्लाकर बोल उठा, मार दो इस एक हाथ वाले शैतान को, बचना नहीं चाहिए वो। पर भैरव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस एक हाथ वाले फौजी में उन सभी लोगों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता थी। कुछ ही देर में जंगल में तांडव मच चुका था। अपनी जैकेट के अंदर रखे खास हथियारों को सूर्या अपने एक हाथ से बिजली की तेजी से चला रहा था। वो हथियार पलक झपकते ही अपने दुश्मन का सफाया कर रहे थे। कुछ ही देर में तीनों संदूक जंगल की जमीन से गायब हो चुके थे और सारे गार्ड्स लहूलुहान होकर जंगल की जमीन पर जख्मी पड़े थे। जंगल के कोने में दुम दबाए बैठे राजन के पैर कांप रहे थे। इतनी भयानक हिंसा को देख उसका सर चकराने लगा था, जिससे कि वो बेहोशी के हालत में आने लगा था और ये बात समझ चुका था कि उसके और जिंदल के सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। पूरी रात की भागदौड़ी के बाद जिंदल अपने एयर कंडीशनर कमरे में इस सुकून में सो रहा था कि उसका पैसा नेपाल आसानी से पहुंच ही जाएगा। तभी उस कमरे में किसी की आहट सुनकर जिंदल अपनी गहरी नींद से उठ गया। गहरी नींद से उठते ही जिंदल को अपने सामने एक शख्स दिखाई पड़ा। अंधेरा होने के कारण जिंदल को वो शख्स साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गहरी नींद में अपना सर झटकते हुए जिंदल ने कहा, कौन कौन है वहां पर? जिंदल की ओर देखकर उस शख्स ने बड़ी अजीब सी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, देश को बर्बाद करके यहां आराम से सो रहे हो। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी नींद पूरी तरह से खुलेगी तुम कई महीनों तक सो नहीं पाओगे। उस शख्स की बात सुनकर जिंदल अपने पलंग से उठने लगा, पर तभी जिंदल ने खुद को रस्सी द्वारा पलंग से बंधा हुआ पाया। अपने आप को खोलते हुए जिंदल ने कहा, कौन हो तुम? मैं देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अंधेरे में खड़े शख्स ने हंसते हुए जिंदल से कहा, तू क्या देखेगा मुझे जिंदल? कुछ देर बाद तू खुद को आईने में देखने से कतराएगा। तभी वो शख्स अपने पास रखे टेबल के ड्रॉर को खोलने लगा। परेशान होते हुए जिंदल ने कहा, क्या क्या ले रहे हो तुम वहां से? हंसते हुए शख्स ने कहा, तेरे पास बचा ही क्या है जो मैं तेरे पास से कुछ ले सकूं? बस ये कुछ एनवेलप और तेरी कंपनी के लेटर हेड के पेपर्स लिए जा रहा हूं। कुछ चिट्ठियां भेजनी है लोगों को। इतना कहकर वो शख्स वहां से तेजी से खिड़की से बाहर निकल गया। पूरी तरह से होश में आते हुए जिंदल ने अपने आप को रिहा किया। इससे पहले कि जिंदल अपने पलंग से उठकर खिड़की के पास जाता, तभी उसे अपने फोन पर राजन का फोन आते हुए दिखाई दिया। जैसे ही जिंदल ने फोन उठाया, उसने राजन की बड़बड़ाने की आवाज सुनी। राजन की कही बातें जिंदल को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जिंदल ने राजन को फोन पर कहा, चुप बैठो राजन, ये रोना बंद करो और साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। फोन पर राजन ने कुड़कुड़ाते हुए कहा, सब बर्बाद हो गया। वो सोल्जर यहाँ आया और सारे गार्ड्स को घायल कर अपने साथ वो तीनों के तीनों संदूक उठाकर ले गया। राजन की बात सुनकर जिंदल के पैरों तले जमीन खिसक गई। परेशान होते हुए जिंदल ने राजन से पूछा, ये सब कब हुआ? राजन ने कहा, अभी अभी 10 मिनट पहले जैसे ही यहाँ पर फोन का सिग्नल लगा, मैंने तुरंत आपको फोन किया। राजन की बात सुनकर जिंदल आश्चर्यचकित हो गया और उससे कहा, झूठ बोल रहे हो तुम।
कुछ ही देर पहले वो मेरे सामने खड़ा था। 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर का फासला कैसे तय कर सकता है? वो तो अभी मेरे ड्रॉअर से कंपनी के लेटर हेड्स लेकर गया। जिंदल की बात को काटते हुए राजन ने कहा, सर मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, 10 मिनट पहले ही वो यहाँ जंगल में था, आप मेरा विश्वास कीजिए। अपने सर पर हाथ लगाते हुए जिंदल हैरानगी में कहने लगा, ये सूर्या आखिर है कौन? भूत है कि इंसान? अगले ही पल सामने से फोन पर राजन ने कहा, जो भी है सर, पर हम तो बर्बाद हो गए। राजन का फोन काटकर जिंदल एक जिंदा लाश की तरह अपने बेड पर बैठ गया। भोर का समय था। कप्तानगंज में एक नई सुबह होने वाली थी। ठीक उसी वक्त कप्तानगंज के एक छोटी सी बस्ती में बने कच्चे मकान के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो मकान उस बूढ़े काका का था जो सूर्या पर पूरी तरह से विश्वास करता था। जैसे ही काका ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, उन्हें एक लिफाफा दिखाई दिया। इससे पहले कि काका वो लिफाफा खोलते, तभी बस्ती में उन्हें लोगों का शोर सुनाई पड़ा। हाथ में लिफाफा थामे हुए काका बस्ती के दूसरी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ लता सुरेश, तुम सभी लोग इतनी सुबह सुबह किस बात का जश्न मना रहे हो? जवाब में लता ने कहा, अरे हम अमीर हो गए काका, क्या आपको वो लिफाफा नहीं मिला? लता की बात सुनकर काका ने हैरानी से अपने हाथ के लिफाफे को देखा। जैसे ही काका ने लिफाफे को खोलकर उसमें हाथ डाला, उन्हें उस लिफाफे में एक पैसों का बंडल हाथ लगा। उन पैसों को देखकर काका की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद उन्होंने इतने पैसे एक साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसी वक्त पैसों के साथ साथ काका के हाथ जिंदल ग्रुप की ओर से एक चिट्ठी लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिंदल ग्रुप द्वारा ली गई आपकी जमीन की पहली किश्त दी जा रही है, देरी के लिए खेद है। उस चिट्ठी को पढ़कर काका ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, जरूर ये सब उस फौजी का किया कराया है, वो कप्तानगंज के लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आया है। क्या सूर्या सच में फरिश्ता था? देश के गद्दारों के खिलाफ लड़ने पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा सूर्या को? कहानी लेगी कौन सा दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट FM।